Hello students, here our next lecture of class 12th, subject biology, chapter principle of inheritance and variations. तो इस चैप्टर में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील, पैलियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, एपिस्टैटिक और इनहिबिटरी जीन एंड लीथल जीन, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। इन सारी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो अब ये सारे जो हमने टॉपिक्स पढ़े, जो हमने पॉलीजेनिक पढ़ा, जो हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा था, या जो हमने एपिस्टैटिस पढ़ा था, पैलियोट्रॉपी पढ़ा था, लीथल जीन जो हमने पढ़े थे, ये सारे हमने वो फैक्टर पढ़े थे जो कि मेंडल डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, या मेंडल के लॉज में या मेंडल की जो भी डिस्कवरी थी उसमें हमें इन चीज़ों के बारे में, जो कि कुछ एक्सेप्शंस शो कर रहे थे मेंडल से, या मेंडल से डेविएशन शो कर रहे थे, उन चीज़ों के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। मतलब मेंडल इनको नहीं बता पाए थे, या मेंडल का ध्यान इन फैक्टर्स की तरफ नहीं गया, या मेंडल ने जो पी प्लांट चूज़ किया था वो लकीली कुछ इस तरीके के उनको मिले कि उनमें इस तरीके की चीज़ें उन्हें देखने को ही नहीं मिली, थोड़ा सा चेंज उन्हें देखने को नहीं मिला। उन्हें ये देखने को नहीं मिला कि एक ही एलील बहुत सारे या बहुत सारे एलील मिलके एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, या बहुत जीन मिलके, जैसे हमने देखा कि ह्यूमन स्किन कलर में 6 जीन मिल रही थी, टोटल 6 जीन और 3 पेयर्स ऑफ जीन आपस में मिलके एक स्किन कलर को वो डिसाइड कर रही थी। मेंडल को ऐसा नहीं दिखा। ठीक है, तो बहुत सारे हमने चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे हमने एस्पेक्ट्स पढ़े जहाँ पे मेंडल शायद कहीं ना कहीं पीछे हो गए अपनी डिस्कवरी में। लेकिन जितना भी मेंडल ने बताया वो सारे के सारे रूल्स क्या थे, वो भी सही थे, और उनको हम या बायो में उनको अभी तक भी फॉलो किया जाता है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को, उनकी डिस्कवरी को बहुत ज़्यादा सराहा गया था और बहुत ज़्यादा उसे यूज़ में लाया जाता है। उसके बाद हुआ ये ना कि जब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, एपिस्टैटिक जीन, और उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि क्यों ना रिडिस्कवरी की जाए, मेंडल्स के लॉ की क्यों ना रीडिस्कवरी की जाए, क्यों ना दोबारा से कोशिश की जाए, थोड़ा सा उसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़े। ऐसा कुछ सोचते हुए यहाँ पे हुआ क्या कि रीडिस्कवरी हुई मेंडल की लॉ की। तो मेंडल ने पब्लिश की थी। अब देखिए, मेंडल ने जब पब्लिश की थी अपनी बुक या इनहेरिटेंस, अपने इनहेरिटेंस वाला जो वर्क था, जब उसने पब्लिश किया था 1865 में, तो ये अनरिकॉग्नाइज रह गया था बहुत सालों के लिए। क्यों? 1900 तक किसी को पता ही नहीं चला। तो इसका रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट था। उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। उसका तो उनका वर्क बहुत ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया, मतलब बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाया एक, और पब्लिशर वो अच्छा नहीं ढूंढ पाए क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते थे। तो इतने ज़्यादा पे करने वाला, बहुत ज़्यादा पे करने वाले को वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। एक लोकल पब्लिशर का उन्होंने यूज़ किया था। और जो कॉन्सेप्ट थे ना जीन के, एक रीज़न तो ये था। दूसरा ये कि जो कॉन्सेप्ट था उनका जीन का, वो बोल रहा है कि एज अ स्टेबल यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच इज नॉट ब्लैंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें हुई तो ये कहा गया कि ब्लैंड नहीं होता है, मिक्स नहीं हो रहे हैं कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा जो अप्रोच था उनका मैथ में, अब देखिए उनका एक रीज़न ये भी था कि वो खुद ही श्योर नहीं थे। पहले तो वो खुद ही श्योर नहीं थे कि मेरा काम पता नहीं सही है भी या नहीं है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बायोलॉजी को और वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, तो क्या एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये, और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी उभर के आया उनके लिए कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ करना कहाँ तक सही है। लेकिन और उन्होंने कहाँ यूज़ किया है, ये डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड प्रोसेस में इसका यूज़ किया है। तो वो एक, हालांकि वो बहुत अच्छा एस्पेक्ट निकल के आया, लेकिन वो श्योर नहीं थे इस चीज़ के लिए, और वो प्रोवाइड नहीं कर पाए फिजिकल प्रूफ। जो एग्जिस्टेंस फैक्टर्स है ना, उनके लिए वो फिजिकल प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पे को हो गई थी। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे को क्रिएट हुई। तो अब 1900 में आते आते, इन 1900 डी वेरिस कॉरेंस और एक वॉन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल के रिजल्ट को रिडिस्कवर्ड किया इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो क्योंकि अब क्या था, 1900 तक पहुंचते पहुंचते माइक्रोस्कोप अच्छे से मिल गया था, माइक्रोस्कोप की स्टडी हो चुकी थी, माइक्रोस्कोप थोड़ा बहुत ठीक ठाक हमें मिल गया था, जहाँ पे इस तरीके का मिल गया था कि अगर सेल डिवीजन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप क्लियरली उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, अब
इसकी वजह से, माइक्रोस्कोप की वजह से, सेल डिवीजन को क्लियरली देख पाने की वजह से, ऑब्जर्व कर पाने की वजह से यहाँ पे पता चला क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स के बारे में पता चला और उसमें न्यूक्लियस है उसके बारे में पता चला, डबल होता है, डिवाइड होता है, हर एक सेल के डिवीज़न होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा अब लोगों के समझ में आने लगा या साइंटिस्ट के समझ में आने लगा, क्योंकि वो अब अच्छे से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो बहुत अच्छे से अब चीज़ों को नोट कर पा रहे थे, मैंडल्स के लॉ को वो आगे लेके जा रहे थे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आया। अब देखिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, या क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है। आपने अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मेंडल के बेसिस पे पढ़ा इनहेरिटेंस। तो थोड़ा सा क्रोमोसोमल बेसिस में जानते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मेंडल से के बाद क्या क्या पता चला या मेंडल से पहले क्या क्या पता चला था। तो पढ़ते हैं पहले क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ, अभी तक हम एलील के बेसिस पे मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर्स के बेसिस पे हम बात कर रहे थे ना, जीनोटाइप फिनोटाइप की बात कर रहे थे। उस बेसिस पे हमने इनहेरिटेंस यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके बारे में बात करी। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स के बेसिस पे। हमने कहा कि क्रोमोसोम्स इनहेरिट कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, तो उसके बेसिस में हम बात करना चाहते हैं या उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हुआ क्या ना, मेंडल ने जो ट्रेड दिए थे वो ट्रांसमिटेड। ठीक है, मेंडल के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। ये फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन। यहाँ से कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको कि जो किसी फैक्टर, कुछ फैक्टर हैं इनमें, और ये फैक्टर कहाँ जा रहे हैं फिर F2 जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, वहाँ से उसकी नेक्स्ट जनरेशन है। और कुछ कैरेक्टर हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या कह दिया मेंडल ने, इनको कह दिया फैक्टर। ठीक है, मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब इन्हें क्या कह दिया जाता है, अब इनका नाम क्या है, जीन्स, जिनको कि हम जीन्स नेम से जानते हैं। मेंडल ने उन्हें फैक्टर कहा था, मेंडल को नहीं पता था कि ये इस तरीके से होते हैं। तो उस टाइम पे ना मेंडल को लोकेशन पता थी, उसके अकॉर्डिंग जो फैक्टर थे, हमारे अकॉर्डिंग जो जीन है उनको लोकेशन नहीं पता थी कि कहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं या सेल में कहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो एग्जिस्ट क्रोमोसोम में प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है ना, उसके बारे में पता ही नहीं था कि क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, इसके बारे में पता नहीं था। और अगर न्यूक्लियस के बारे में उसके बाद थोड़ा बहुत पता चला तो न्यूक्लियस के रोल ऑफ न्यूक्लियस नहीं पता चला, रिप्रोडक्शन में क्या रोल है न्यूक्लियस का नहीं पता चला था। और जो प्रोसेस थी मियोसिस और माइटोसिस की, उस समय तो बिल्कुल अननोन थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मियोसिस माइटोसिस भी होता है। तो ये प्रोसेस तो बिल्कुल ही अननोन थी। जो डिस्कवरी थी, जो इतने सारे लॉज या इतनी सारी चीज़ें जो मेंडल ने बताई, वो विदाउट माइक्रोस्कोप, विदाउट मियोसिस माइटोसिस, बिना किसी न्यूक्लियस का पता किए, मींस कि उनको पता नहीं था, क्रोमोसोम्स का पता नहीं था, उसके बाद भी जो उनकी डिस्कवरी हुई वो काफ़ी हद तक सही थी। ठीक है, काफ़ी हद तक उनको उसको फॉलो किया जाता है। और कुछ ही चीज़ें हैं जो एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होते ही हैं, तो उनके लिए नए रूल्स और कुछ उस बेसिस पे हमने पढ़ा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल एलील्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही एलील या एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है कैरेक्टर को, तो दो या दो से ज़्यादा पेयर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या, चलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की पहले बात कर देते हैं। 1831 और मेंडल का जो डिस्कवरी हुई थी, जो पब्लिश हुआ था, वो 1865 में हुआ था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था जो ऑर्चिड रूट सेल होती है वहाँ पे उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जैसा कुछ होता है, लेकिन न्यूक्लियस का रोल क्या है रिप्रोडक्शन में ये पता नहीं चला था। ठीक है, मेंडल जब काम कर रहे थे तो रोल बिल्कुल पता नहीं चला था। तो अब देखिए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या, न्यूक्लियस। बस उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस है। ठीक है, और दूसरा 1848 में होमिस्टर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर फिलामेंट। उनको कहा गया न्यूक्लियर फिलामेंट, लेकिन इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है, किसने, होमिस्टर ने न्यूक्लियर फिलामेंट के बारे में बताया। अब इन न्यूक्लियर फिलामेंट को क्या कहा जाता है, सोचिए।
ये न्यूक्लियर फिलामेंट आगे जाके कब, वेल्डर वेल्डर नाम के एक साइंटिस्ट आए, वेल्डर ने इनको क्या नाम दिया पता है आपको? कब? 1888 में इन्हें क्रोमोसोम्स कहा गया। मीन्स की पता ही नहीं था हमें तो क्रोमोसोम्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, हम तो उसे न्यूक्लियर फिलामेंट्स बोल देते क्योंकि फिलामेंट्स लाइक दिखता है, तो ठीक है फिलामेंट उन्होंने बोल दिया। और 1888 में आके उसको दिया गया नेम क्या? क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिर 1873 में ये पता चला कि जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ से अराइज होता है, वो जो पहले से ही न्यूक्लियस है किसी सेल में प्रेजेंट, जो पहले से ही न्यूक्लियस है वहीं से कहीं से वो अराइज होता है, ये बताया गया, ये बात की गई वहाँ पे। और 1875 में ये नोट किया गया कि जब फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मली सी अर्चिन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। एक कहाँ से आता है? 1 फ्रॉम द स्पर्म एंड 1 फ्रॉम द एग, ये फ्यूज होते हैं। ठीक है, मतलब कि 1875 में पहुँच के फर्टिलाइजेशन के बारे में पता चला। इतनी सारी डिस्कवरीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में पता चला, वो भी सी अर्चिन में पता चला। सी अर्चिन हार्टविंग नाम के साइंटिस्ट थे, हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि सी अर्चिन में क्या है, उन्होंने देखा, उसको उस पर स्टडी ये कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है और 2 सेल या 2 न्यूक्लियस वाले सेल यहाँ पे को उन्होंने देखे। एक तो क्या था, स्पर्म था जो कि मेल से आ रहा था, दूसरा एग था जो फीमेल से मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद 1875 में वॉन बैंडेन ने ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम नंबर है ना वो डबल होता है। कैसे? 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके से कुछ। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन तो पता चल गया था सी अर्चिन में, फिर आगे और स्टडी हुई, एक के बारे में पता चलता है तो फिर स्टडी होती रहती है। तो फर्टिलाइजेशन में उन्होंने देखा, बैंडेन ने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, जब भी वो 2 सेल फ्यूज होते हैं तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो डबल हो जाता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद 1882 में फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लेरिफाई किया कि जो क्रोमोसोमल इवेंट होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? माइटोसिस में। और माइटोसिस में इन्वॉल्व तो जब हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे? इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। उन्होंने देखा कि ठीक है आप कह तो रहे हो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कहा कि मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन भी हो रहा है और जो क्रोमोसोम्स हैं, जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में उसके जा रहे हैं या डॉटर सेल में जा रहे हैं। उन्होंने बताया, यहाँ से पता चला कि कुछ चीज़ें जो मेंडल ने फैक्टर कहा था वो मेंडल कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे कि कुछ तो है जो पहले वाली जनरेशन से मिलता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना ये जा रहे हैं, ये एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को मिल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे को मिला। ठीक है, उसके बाद 1887 में वॉन बेंडेन ने ही फाउंड किया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं हर एक स्पीसीज में फिक्स होते हैं। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा एक उन्होंने पॉइंट ढूंढा कि भले ही आप किसी की भी बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी भी स्पीसीज की बात करें, तो हर एक स्पीसीज में, उस स्पीसीज की पूरी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा फिक्स रहेंगे। जैसे ह्यूमन में फिक्स है 46, हमेशा क्या रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स रहते हैं एक स्पीसीज में। हालांकि स्पीसीज टू स्पीसीज वो अलग हो सकते हैं, किसी स्पीसीज में 50 होंगे और या किसी ऑर्गेनिज्म में 50 हो सकते हैं, किसी में 46 है, किसी में 47 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है ना, डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज है। लेकिन उस पर्टिकुलर स्पीसीज में, उस स्पीसीज की जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब में आप कितने रहेंगे, फिर वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, फिर 1889 की बात आई। 1889 में बॉवेरी नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अब यहाँ जाके थोड़ा सा पता चला रोल ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक नई चीज़ के बारे में पता चला, और जब दुनिया के सामने लाए तो वहाँ पे पता चला, उनकी डिस्कवरी थी कि रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द ट्रांसमिसिंग ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। क्योंकि ऊपर तो हमें पता चल गया था, बेंडेन ने बता दिया था कि ये क्या होता है, फ्लेमिंग ने बता दिया था कि क्रोमोसोम्स ट्रांसफर तो हो रहे हैं, साथ ही साथ बॉवेरी ने ये बताया कि न्यूक्लियस का भी रोल है।
हेरिडिटी वाली इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, यानी कि जो पेरेंट्स है ऑफस्प्रिंग में जो हम कह रहे हैं कि क्रोमोसोम जा रहा है, तो वहाँ पे क्या जा रही है, इंफॉर्मेशन जा रही है पुराने यानी कि पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, 1889 में। अब 1902 में सर्टेन एंड बॉवेरी, ये बॉवेरी और इनके साथ एक और साइंटिस्ट फिर आ गए, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इनके साथ काम करने में। इन्होंने सजेस्ट किया रोल ऑफ क्रोमोसोम इन हेरिडिटी। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम का बहुत ज़्यादा रोल है हेरिडिटी में। मेंडल ने जिन्हें फैक्टर कहा, शायद हो सकता है वो क्रोमोसोम्स ही हों, शायद, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रोल है, दोनों ने मिलकर इसमें काम किया और ये फर्स्ट थे। ही वॉज, अच्छा फिर उसके बाद ये तो ठीक है हेरिडिटी। अब 1933 में क्या हुआ कि टी.एच. मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे, टी.एच. मॉर्गन, इन्होंने फाइंड किया सर्टेन, इन्होंने कंफर्म किया किसकी फाइंडिंग को, सर्टेन एंड बॉवेरी की जो फाइंडिंग थी उन्हें कंफर्म किया कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट टू एसोसिएट अ स्पेसिफिक जीन विथ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिफिक जीन और स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के बारे में बात करी। इन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक जीन, मतलब कि एक जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ स्पेसिफिक जीन्स होती हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक रोल होता है, कुछ विशेषताएं उनमें होती हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन उनका होता है, उन्होंने ये बताया। और फर्स्ट टाइम टी.एच. मॉर्गन ने बताया था और इनका जो एक्सपेरिमेंट है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और वहां से इसे प्रूव किया था, ठीक है। अब देखो ये तो रीडिस्कवरी, अब तो ऑन द बेसिस ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल इन 1900 में जब इनकी रीडिस्कवरी की गई, दोबारा से जाना गया, इनके रिसर्चेस को, इनकी हेरिडिटी की यूनिट को स्टार्ट किया गया, तो जैसे जैसे इसके बारे में जानते गए, मेंडल के बारे में जैसे जैसे जानते गए, वैसे वैसे एक नई थ्योरी निकल के आई और उसे क्या कह दिया हमने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। यहां से निकल के आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा सिमिलरिटी जान लेते हैं, ठीक है। मेंडेलियन फैक्टर, जिन्हें कि अब हम जीन के नेम से जानते हैं, उसके बीच में और जो इन लोगों ने फाइंड किया था, इन सारे साइंटिस्ट ने मिलके क्रोमोसोम, न्यूक्लियस वगैरह जो फाइंड किया था, उस क्रोमोसोम के साथ क्या सिमिलरिटी है वो हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या सिमिलरिटी थी, तो सबसे पहले सर्टेन एंड बॉवेरी ने रिकॉग्नाइज किया था कि एक बहुत ज़्यादा क्लोज सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है जो मेंडल्स का जो हाइपोथेटिकल फैक्टर था, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ इमेजिन किया था ना कि कुछ फैक्टर है, उन्होंने देखा थोड़ी था। एक तो ये भी कह सकते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, ये रीज़न भी था कि वो थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने फिर भी, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने फिर भी उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ चीज़ें तो हैं जो जा रही हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल था, काल्पनिक जिसे हम कहते हैं, एक्चुअल में उन्हें नहीं पता था है भी या नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि काम कर रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। तो सर्टेन एंड बॉवेरी ने यही रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है मेंडल के फैक्टर्स में, जिन्होंने उन्हें फैक्टर की बात करी थी, और जो क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे हैं किसमें, हेरिडिटी में, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे मियोसिस हो रहा है, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिली थी, जैसे कि जो क्रोमोसोम्स अगर है होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट रहता है किसी भी डिप्लॉइड, होमोलोगस पेयर मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम होता है ना, होमोलोगस पेयर में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और डिप्लॉइड सेल के 2n जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होंगे, मींस कि मेल पेरेंट के भी हैं 23 क्रोमोसोम ह्यूमन की अगर बात करें तो, और 23 क्रोमोसोम फीमेल के। डिप्लॉइड सेल मींस आप समझते हैं, फर्टिलाइज सेल हम कह सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल स्पर्म और एग के यूनाइट होने से जो मिलता है, या हमारी बॉडी में हम कह सकते हैं, हमारी बॉडी भी तो डिप्लॉइड है ना, हमारी बॉडी जो है डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं होमोलोगस पेयर में, और मेंडल ने भी तो कुछ ऐसा ही एज्यूम किया था ना, उसने भी तो कहा था कि फैक्टर पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हैं। मेंडल ने भी कहा था फैक्टर्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो हो रही है ना सिमिलैरिटी, मेंडल के फैक्टर और क्रोमोसोम की सिमिलैरिटी देखने को मिली। तो ये लॉ जो जाना गया, मतलब कि मेंडल का, दिस इज मेंडल्स लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। मेंडल का जो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर था, जिसको कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो उसमें भी यही कहा गया था कि जो कुछ फैक्टर होते हैं हेरिडिटी में, या हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ऐसे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स भी किस में प्रेजेंट हैं, पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है।
उसके बाद जो पेयर्ड थे वो क्या होमोलोगस क्रोमोसोम के जैसे फर्टिलाइजेशन होता है आगे प्रोसेस बढ़ती है तो एक स्टेज जैसे मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, मियोसिस माइटोसिस हमने पढ़ा है, तो मियोसिस फर्स्ट में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेट होने के बाद सो दैट ईच गैमेट रिसीव वन क्रोमोसोम, हर एक गैमेट क्या करेगा फिर एक एक क्रोमोसोम्स को रिसीव करेगा होमोलोगस पेयर में से। और मैंडल ने भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो बताया था, उसने भी तो कहा था कि क्या हो जाते हैं गैमेट, जैसे अगर टी टी है एंड टी टी है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, बताया था ना, यहाँ से एक टी आएगा, एक ही तो आएगा, उसने बोला तो था, हालांकि हमेशा पेयर में रहेंगे लेकिन एक पेरेंट से एक ही आएगा, तो यहाँ से एक टी आया, यहाँ से एक टी आया और फिर से ये पेयर में आ गए, ऐसा ही तो बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंडल ने। तो क्रोमोसोम्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं मियोसिस फर्स्ट में, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्रोमोसोम्स फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर में भी क्रोमोसोम्स का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, जो लोग पढ़ रहे थे। तो अब दूसरा जो था, जो क्रोमोसोम्स थे, द क्रोमोसोम्स ऑफ various homologous pairs are mixed at random in meiosis and the chromosome of each pair segregate independently of the chromosomes of every other pair। तो जो अलग अलग होमोलोगस जो पेयर हैं वो तो क्या हो जा रहे हैं, कभी कभी रैंडमली मिक्स हो जा रहे हैं मियोसिस में, लेकिन जो क्रोमोसोम है हर एक पेयर का जो क्रोमोसोम है वो क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहा है, एक दूसरे पे वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो ये तो क्रोमोसोम्स की बात करी, उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम में ऐसा हो रहा है, फिर ध्यान आया अरे मैंडल ने भी तो ऐसा ही कुछ बताया था जिससे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का बारे में पता चला। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी तो यही कहता है एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे कभी भी, या एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट पे कभी भी इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये भी प्रूव हो गया। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं दोनों ही पेरेंट्स से, फ्रॉम टू पेरेंट्स कम टुगेदर, ये आपस में आते हैं, और जो जाइगोट है वो क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और हर एक कंट्रीब्यूट करता है, ईच कंट्रीब्यूटिंग वन होमोलोगस क्रोमोसोम, वो कुछ ना कुछ, जैसे कि ये दो पेयर हैं तो एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, अपने अपने कैरेक्टर इनको ये लेके आएंगे और दूसरी जनरेशन को देंगे। तो जो ये जो रिस्टोर हो रहा है ना, डिप्लॉयड नंबर में जो रिस्टोर हो रहे थे क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग के लिए, मैंडल ने भी तो पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टर की बात करी ना। ये क्या हो गया, एक मेल का है एक फीमेल का है, दोनों के मिक्स, मतलब कि मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ से आया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ से आया, तो यानी कि एक मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है। तो मैंडल ने भी तो यही बताया था ना कि मैटरनल यानी कि मदर साइड वाले कैरेक्टर और पैटर्नल मीन्स फादर के साइड वाले कैरेक्टर दोनों आते हैं, मैंडल ने कहा था। तो ये यहाँ पे को पता चला था इसके बारे में। दूसरा जो क्रोमोसोम्स था, रिटेन देयर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल वेदर दे आर नोटिसेबल और नॉट। क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है उसका जो इंडिविजुअलिटी है वो पूरी लाइफ तक चलती है, भले ही उसको वो नोटिस हो या ना हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो नोटिस हो जाती हैं, कुछ होती हैं नहीं होती हैं, तो क्रोमोसोम्स का भी यही था। और मैंडल ने भी यही कहा था कि कैरेक्टर कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, जो जीन्स हैं, जो कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं, भले ही वो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाए, जैसे कि FN जनरेशन की बात करी थी, सिर्फ टॉल प्लांट हमें मिले थे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में इनको शो किया था। तो इस बेसिस पे मैंडल ने कहा था कि कोई भी कैरेक्टर खत्म नहीं होता है, वो रहता है लेकिन कभी कभी खुद को शो नहीं कर पाता। तो यही क्रोमोसोम्स के बेसिस पे भी देखा गया कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी पूरी लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब तक है वो पूरी लाइफ तक, उनकी लाइफ तक वो क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी शो करते हैं, भले ही वो खुद को शो कर पाएँ, खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ या ना कर पाएँ, भले ही वो नोटिसेबल हो या ना हो, ठीक है। तो ये मैंडल के साथ फिर से क्रोमोसोम और मैंडलियन जो फैक्टर थे उनके साथ सिमिलैरिटी इसमें देखने को मिली। और मैंडल ये जो सारी चीज़ें थी ये एक फिल्म बेसिस था मैंडल के लॉ का, हेरिडिटी में या हेरिडिटी के बेसिस पे, जिस बेसिस पे उसने बात करी थी, और जो बिहेवियर था क्रोमोसोम का वो कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहा था, ठीक है। तो अब ये एक कन्फर्म हो गया था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए एक रास्ता पक्का हो गया था कि हाँ, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी होती है, क्रोमोसोम्स भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं जीन्स को लेके जाने में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और जीन्स कैरी करते हैं जो कैरेक्टर्स हैं उनको, मतलब
एक पक्का एक श्योरिटी यहाँ पे हो गई थी, जब जब मैंडल के लिए भी श्योरिटी हो गई थी, यानी कि मैंडल के डिस्कवरी की भी श्योरिटी हो गई थी, और ये सटन और बावेरी ने जो किया था उसके बारे में भी यहाँ पे पता चला। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या कहा गया, क्योंकि अभी तो हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे ना, तो अब पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दिया था? Normally it was proposed independently by Walter Sutton and Theodore Boveri। Boveri और Sutton ने ये दिया था 1902 में। ठीक है, 1902 में सटन एंड बॉवेरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये इन दोनों ने मिलके क्रोमोसोमल सेग्रेशन की बात करी थी मेंडेलियन प्रिंसिपल से इसको जोड़ के। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना क्या क्या सिमिलैरिटी थी, तो ये सिमिलैरिटी की बात इन्हीं लोगों ने करी थी, इन्हीं दोनों ने मिलके इसमें करी थी। तो अब इसी बेसिस पे मेंडेलियन प्रिंसिपल, अब उसके बाद जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स थे उनको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाने लगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस थ्योरी के हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, जैसे कि मेल और फीमेल पेरेंट्स क्या होते हैं। अब हमें ये, क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ के आ चुके हैं तो हमें पता है कि कैरेक्टर पास होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हमने वो सारी चीज़ें जीन्स के बेसिस पे पढ़ी थी, होती ही जीन्स के बेसिस पे है, लेकिन जीन्स को कौन कैरी करके लेके आता है? क्रोमोसोम्स ही तो कैरी करके लेके आते हैं ना, लेकिन पता नहीं था तब तक कि जीन्स कैरी करके लेके आते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आगे बढ़ा, वैसे वैसे पता चला, जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वैसे वैसे पता चला कि ठीक है, जीन तो कैरी करके लेके जाते हैं, लेकिन जीन तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, लेकिन जो एक्चुअल में जीन को भी कैरी कर रहा था, जीन को ले जाने के लिए जो हेल्प कर रहा था, दूसरे जनरेशन में जाने के लिए जो हेल्प कर रहा था, वो कौन थे? क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो इसी बेसिस पे चलिए जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो पास कर, मीन्स की मेल एंड फीमेल पेरेंट्स पास ऑन to the young one only a spermatozoon and ovum respectively। मेल और फीमेल की बॉडी से नॉर्मली जो पास होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो क्या पास हो रहा है? स्पर्म और एग का यूनाइटेशन तो होता है ना, यूनाइट होते हैं तभी तो जायगोट बनता है। इसका मतलब क्या कि स्पर्म ही तो जा रहा है बेबी के बॉडी में और जायगोट की बॉडी में, और एग ही तो जा रहा है। अब जो भी लेके जा रहे हैं ये स्पर्म और एग ही लेके जा रहे हैं। फर्स्ट तो इन्होंने ये कहा था, देयरफॉर इट फॉलो दैट द स्पर्मेटोजोआ एंड द ओवम कैरी ऑल द हेरिडिटी ट्रेट्स। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि इसका मतलब कि जितने भी हेरिडिटी ट्रेट्स हैं वो सब के सब, अगर हम कह रहे हैं क्रोमोसोम, अगर हम कह रहे हैं जीन, अगर आप कुछ भी आप बोल रहे हो, आप न्यूक्लियस बोल रहे हो, आप डीएनए बोल रहे हो, आप आरएनए बोल रहे हो, इसका मतलब कि सारी की सारी चीजें ये हैं किसके पास? यस, एक स्पर्म के पास और एक एग के पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेल और फीमेल पेरेंट्स जो भी हेरिडिटी के करें, फर्स्ट स्टेप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ध्यान से सुनना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट स्टेप ये, जो कि अकॉर्डिंग टू सटन एंड बावेरी, कि जो भी पेरेंट्स, मेल और फीमेल पेरेंट्स जो भी कैरेक्टर अपने ऑफस्प्रिंग तक लेके जाते हैं, मीन्स की जो भी सिमिलैरिटी हमें अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? स्पर्म और एग में। कहाँ से कैसे पास हो रही है? स्पर्म और एग के थ्रू वो पास हो रही है, यानी कि एक सबसे बड़ा कैरियर हम कह सकते हैं, कैरियर जो लेके आ रहा है वो कौन है? फिर स्पर्म और एग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, जो स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म है वो प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ न्यूक्लियस टू द जायगोट दैट डेवलप्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। दिस शोज दैट द हेरिडिटी ट्रेट्स रिसाइड इन द न्यूक्लियस। अब देखिए, जब आपने फर्टिलाइजेशन की बात करी होगी तो फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस और यूनाइट हुए। ठीक है, इसका जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग में एंटर करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो एग के न्यूक्लियस से जाके क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है, और इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ से ये पता चला, अब ठीक है, स्पर्म और एग तो आपने बोला था, उस स्पर्म और एग में भी सिर्फ क्या होता है? जो न्यूक्लियस है वो
सिर्फ न्यूक्लियस ही प्रोवाइड करता है किसको, जायगोट को, और इसी न्यूक्लियस में सारी की सारी चीजें या सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर किस में रहती है, न्यूक्लियस में। ठीक है, यानी कि अब एक चीज ये निकल के आया कि यानी कि न्यूक्लियस सबसे बड़ा पार्ट है। फिर न्यूक्लियस में कुछ ऐसा है, अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो कैरी करके लेके जा रहा है। इसका मतलब ये न्यूक्लियर के अंदर इंफॉर्मेशन अब किस फॉर्म में है, क्या न्यूक्लियस के अंदर भी, जैसे स्पर्म के अंदर हमने पढ़ा न्यूक्लियस, एग के अंदर हमने पढ़ा न्यूक्लियस, तो क्या न्यूक्लियस के अंदर भी कोई ऐसा पार्ट होता है जो फिर और कोई किसी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, या न्यूक्लियस ही है जो इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, लास्ट न्यूक्लियस ही होता है जो लेके जाता है, या न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज है जो फिर वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रही है, ये अब देखना बाकी था। तो अब अभी तक तो इतना पता चल गया फर्स्ट स्टेप में कि स्पर्म और एग ही मतलब कि जितने भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो स्पर्म में सारी लोड होती हैं और एग में सारी लोड होती है। ठीक है, वहां से जायगोट को मिल जा रही है। अब दूसरा स्टेप ये कि सिर्फ न्यूक्लियस जाता है और न्यूक्लियस के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमें ये पता चला। ठीक है, अब थर्ड, जब वो आगे बढ़े अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, तो वहां उनको पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसके पास तो क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, आप देखो स्पर्म और एग सेल है, मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर हमें क्या पता चला, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जो कि जरूर यही क्रोमोसोम्स वो हैं जो कि हेरिडिटी को लेके, मींस की हेरिडिटी यूनिट्स को लेके जा रहे हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अपने थर्ड पॉइंट में, थर्ड जो उन्होंने दिया था। अब उसके बाद अब ठीक हो गया, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स कैरी, शायद क्रोमोसोम्स ही वो पार्ट है, क्रोमोसोम्स ही वो पॉइंट है, क्रोमोसोम्स ही वो कैरियर हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक इनका एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ा, जब उन्होंने आगे स्टडी करी तो सटन जो थे, सटन और बोवेरी ने मिलकर इसे किया था ना, तो सटन जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि दैट द जीन आर द एक्चुअल फिजिकल हेरिडिटी यूनिट दैट आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स इन अ लीनियर ऑर्डर। अब पता चला कि क्रोमोसोम्स के अंदर भी जीन्स है, और ये जीन्स, हम सोच रहे थे कि क्रोमोसोम्स जो है वो कैरी करते हैं हेरिडिटी मटेरियल को, हाँ कैरी तो करते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है, एक्चुअल फिजिकल हेरिडिटी यूनिट है जिसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, वो कहीं यहाँ बहुत अंदर तक छुपी हुई है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, तो सटन ने सजेस्ट किया कि एक्चुअल हेरिडिटी की जो यूनिट है वो जीन्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं लीनियर ऑर्डर में, सिंस देयर आर 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड। इसीलिए किसी भी डिप्लॉइड सेल के लिए या सोमेटिक सेल के लिए सेम टू सेम 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इन्हीं 2 में से सेपरेशन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक क्या होता है, चले जाता है कहाँ, ऑफस्प्रिंग के पास। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ, ईच काइंड इन अ सोमेटिक सेल देयर मस्ट बी 2 जीन ऑफ ईच काइंड। जैसे हमने टॉलनेस के लिए पढ़ा था ना, टी होता है, 2 है ना, 2 जीन तो है, और ऐसे ही हो सकता है अगर इस टाइप का है, अगर डॉर्फनेस के लिए ऐसा है तो 2 जीन पड़े थे, 2 होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो जैसे 2 क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम, तो एक टी यहाँ होगा, एक टी यहाँ होगा, एक टी यहाँ है तो दूसरा टी यहाँ होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो या कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा, बिकॉज द क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट इन द मियोसिस, अब मियोसिस डिवीजन होगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अब क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इट इज ऑब्वियस दैट द जीन ऑफ ईच काइंड डू द सेम। तो इसका मतलब ये है कि अब क्रोमोसोम जिसमें जीन प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें प्रेजेंट जो चीजें हैं वो भी तो सेपरेट होंगी ना, इसमें प्रेजेंट जो जीन्स हैं वो भी तो सेपरेट हो जाएंगी। इसकी मान लो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से थे, अब ये दोनों अलग हो गए, तो इसकी जीन इधर आ जाएगी, इसकी जीन उधर चले जाएगी, ऐसा ही तो कुछ होगा ना, तो ये भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक गैमेट जो है वो सिर्फ एक ही, अब देखो ये टी था, ये टी था, ये टी और ये टी, हमने क्या पढ़ा, मतलब इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा, हमने कहा कि सेपरेशन होगा, एक टी यहाँ से आएगा, सेपरेशन होगा, एक टी यहाँ से आया, तो ये एक टी एक क्रोमोसोम में था, एक क्रोमोसोम में थे, ये एक टी एक क्रोमोसोम में थे, ये दोनों क्रोमोसोम पहले एक साथ थे, अब इनका ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, अब ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो इसमें प्रेजेंट जो चीजें होंगी वो भी तो सेपरेट होंगी ना, यानी कि यहाँ से ये टी निकल आया, यहाँ से ये टी निकल आया। ठीक है, तो सेग्रीगेशन, इसका मतलब ये कि गैमेट सिर्फ एक क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर को क्या करता है, रिसीव करता है।
ठीक है, क्योंकि होमोलोगस है। अब ऐसा नहीं कि ये नहीं आएगा, ये ऑफस्प्रिंग में नहीं मिलेगा तो कुछ लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जिस कैरेक्टर के लिए ये क्रोमोसोम कैरी करके ले जा रहा है उसी कैरेक्टर के लिए ये हाइट के लिए ये भी लेके जा रहा है, हाइट के लिए ये भी लेके जा रहा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इससे है नहीं, ठीक है। तो अब बोल रहा है अ गैमेट रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप एंड देयरफॉर हैज ओनली वन जीन ऑफ अ ट्रेट, एक जीन का एक ट्रेट उसके पास होता है, ठीक है। अब द पेयर्ड स्टेट जब आती है क्रोमोसोम की, द पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम एंड हैंस ऑफ द जीन ऑल्सो इज रिस्टोर्ड इन द जायगोट बाय फर्टिलाइजेशन। जो पेयर्ड स्टेट है वो दोबारा से रिस्टोर कहाँ पे हो जाएगी, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब, है ना। तो एक वाइड वेराइटी है फिनोटाइप्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, अलग अलग फिनोटाइप को शो करते हैं। न्यूमेरियस कैरेक्टर हमारे हैं, हम अपनी बॉडी में अगर देखें तो कितने सारे फिजिकल अपीयरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, हमारी आईज हैं, हमारी हाइट है, हमारे हेयर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब न्यूमेरियस हैं, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतने सारे कैरेक्टर्स हमारे होते हैं। तो बोल रहा है कि अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनोटाइप्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज दैट देयर आर फार मोर न्यूमेरियस कैरेक्टर्स देन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम सिर्फ 46 हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी में सिर्फ 46 कैरेक्टर्स हैं? नहीं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम एक ही जीन को लेके तो नहीं आता है, कन्फर्म है, क्योंकि अगर एक क्रोमोसोम एक जीन लेके आता तो हमारी बॉडी में सिर्फ 46 कैरेक्टर होते, ऐसा तो है नहीं। हमारी बॉडी में तो न्यूमेरियस है, कितने सारे कैरेक्टर हैं जो हमें पता ही नहीं है, और इतने सारे कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं इनके बारे में, बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमें क्लियरली अभी अच्छे से पता ही नहीं है। हमें थोड़ी चीज़ें पता है, हो सकता है कुछ और चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। तो यानी कि एक क्रोमोसोम में 100, 200, 300, 400 जीन्स भी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दस द जीन्स विच एक्चुअली डिटरमाइन द ट्रेट, तो जीन वो हैं जो कि एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं ट्रेट को। जीन एक्चुअल में बताते हैं कि कौन सा ट्रेट जाएगा, लेकिन जीन को कैरी करके कौन लेके आता है? क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पेरेंट्स से कैरेक्टर को लेके आएंगे, ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाते हैं। इन्होंने, ये थी हमारी यानी कि सटन एंड बेवेरी की जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है ही है। हर स्टेप में आपने क्रोमोसोम्स की बात सुनी, हर स्टेप में आपने देखा कि इन्होंने कैसे क्रोमोसोम्स को डिस्क्राइब किया। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। हाँ, ये बात सच है कि जो एक्चुअल फिजिकल हेरिडिटी यूनिट है वो जीन है, लेकिन उन जीन्स को भी कैरी करने का काम किसका है? हमारे क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स को लेके जाते हैं, और सटन और बेवेरी 1902 में इन्होंने दिया, और उसके बाद इनकी थ्योरी को कंफर्म किया मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करके। और जब ड्रोसोफिला पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये बिल्कुल सही था, ठीक है। मीन्स की जो इन्होंने कहा था क्रोमोसोम्स के थ्रू हो रहा है, तो ये बिल्कुल इनका सही था, ये उन्होंने बताया। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो स्टेट करती है मेंडेलियन फैक्टर्स को या जीन्स को, जो कि एक स्पेसिफिक लोकाई में, स्पेसिफिक जगह में प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम्स के। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट ये शो करते हैं मियोसिस डिवीजन के टाइम पे, और दोबारा से जुड़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जाइगोट में, ठीक है। वहाँ पे आएंगे, और जो मेल से आ रहा है और जो फीमेल से आ रहा है वो दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं। और इस थ्योरी को, क्योंकि ये थ्योरी किस से जुड़ी हुई है? साइटोलॉजी और जेनेटिक्स, सेल की भी बात कर रही है और जेनेटिक्स की भी बात कर रही है। तो इस बेसिस पे इस स्टेटमेंट को साइटोजेनेटिक्स भी कहा गया। साइटोजेनेटिक्स यानी कि द एमरजेंस ऑफ दिस थ्योरी जो था वो था साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बेसिस पे था, ये कन्वर्स कर रहा था, इसलिए इसे क्या कह दिया गया? साइटोजेनेटिक्स हम इसे कहते हैं, क्योंकि साइटो का हम सेल से भी इसको रिलेट किया जाता है, सेल की भी हम बात करते हैं और जेनेटिक्स की भी बात करते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, बहुत सारा हमें सीखने को मिला कि कैसे क्रोमोसोम्स कैरी करके लेके जाते हैं, या कैसे रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम हेरिडिटी फैक्टर के लिए। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था क्रोमोसोमल थ्योरी का, वो T.H. मॉर्गन ने किया था, ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो ये इन्होंने कब किया? T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन इनका नेम था, अपने कलीग्स के साथ मिलकर इन्होंने किया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो जो जीन होते हैं, दो जीन इन्होंने अपने
कंसिडरेशन में लिए अपने एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने कहा कि डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एज इन द केस ऑफ कैरेक्टर स्टडीज बाय मेंडल की उसमें ऐसा कुछ उन्होंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलिए देखते हैं आगे वेरिएशन की हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ थ्योरी को इसको देखते हैं। तो मेंडल ने क्या किया ना, डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया किसमें, ड्रोसोफिला में, और दूसरा ड्रोसोफिला एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसके जीन्स के साथ उन्होंने लिया। अब उसको लेने का रीज़न ये था कि ठीक है, शॉर्ट लाइफ उसकी थी, बहुत बड़ी लाइफ उसकी थी नहीं, तो इसलिए उन्होंने लिया ताकि जल्दी जल्दी वो स्टडी करके जल्दी जल्दी रिजल्ट वो उसका शो कर सके। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो जीन प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम, यानी कि उन्होंने क्रॉस करवाया ड्रोसोफिला विद द जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, सेक्स लिंक्ड ड्रोसोफिला पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि सेक्स लिंक मीन्स द जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम। जो जीन एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होगा उसे सेक्स लिंक हम कह रहे थे। ठीक है, तो मॉर्गन ने सेलेक्ट किया फ्रूट फ्लाई जो होता है, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहा जाता है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और क्यों, अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, या एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से ये बन रहा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो ये आपका फिलअप्स में आता है, फिलअप्स में आ सकता है, या 1 मार्क्स के नॉवल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये आ सकता है ये। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मेंडल का रीज़न क्या था, जैसे मेंडल का रीज़न हमसे पूछा जाता है ना, पी प्लांट लेने का रीज़न क्या था, तो वैसे ही पूछा जाता है कि जो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके रीजंस हैं, जैसे कि ये एक सिंपल आर्टिफिशियल मीडियम में आप लेबोरेटरी में इसे ग्रो करवा सकते हो, किसे, ड्रोसोफिला को। एक रीज़न ये था कि इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा बेटर समझा। ठीक है, दूसरा रीज़न ये कि इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक की होती है, सिर्फ 2 हफ्ते तक ही ये जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि 2 हफ्ते, यानी कि 1 महीने में तो वो 2 जनरेशन की स्टडी कर लेंगे फिर उनकी, है ना, उसी टाइम पे। अब उसी 2 हफ्तों में उनमें रिप्रोडक्शन होता है, उनका बर्थ होता है, उनमें मैच्योरिटी आती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक टाइम आ रहा है जब उनकी डेथ हो जा रही है। यानी कि वो बहुत सारी जनरेशन का, 1 महीने में जब 2 जनरेशन का स्टडी हो जा रहा है, तो फिर 6 महीने भी लग जाएं स्टडी करते करते। 4-5 जनरेशन की अगर हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जबकि आप बाकी एक्सपेरिमेंट्स में तो अगर ह्यूमन बीइंग को ले लेंगे तो कहीं से कहीं तक हमें कोई ज़्यादा जनरेशन हमें मिलने वाली नहीं है। पूरी लाइफ साइकिल में अगर हम बोलें तो 3 या 4 जनरेशन कोई ह्यूमन देख पाता है, उससे ज़्यादा की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जबकि 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल वाले किसी ऑर्गेनिज्म की आप बात करेंगे तो उसकी तो बहुत लंबा एक्सपेरिमेंट हम चला सकते हैं, उसके बहुत सारी हर जनरेशन टू जनरेशन हम क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या क्या माइन्यूट चेंजेज आ रहे हैं, वो भी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न था। दूसरा, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाई। एक रीज़न ये भी था कि एक सिंगल मेटिंग में, ड्रोसोफिला की एक सिंगल मेटिंग में ही बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लाइज का प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा उसके ऑफस्प्रिंग मिल रहे थे। तीसरा, इट हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिफर इन साइज। इसके पास 4 पेयर थे क्रोमोसोम्स के, यानी कि 8 क्रोमोसोम्स थे जो कि अलग अलग साइज के थे। देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल और फीमेल में क्लियर डिफ्रेंशिएशन था। पता मतलब कैसे, माइक्रोस्कोप से पहचानने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे, इनमें यह था कि मेल छोटे साइज का और फीमेल बड़े साइज की होती है। ठीक है, ड्रोसोफिला में, तो ये उनके लिए अच्छा हो गया था। और दूसरा, इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन बहुत ज़्यादा थे, जो कि इजीली लो पावर का माइक्रोस्कोप भी है तो उसमें इजीली उसको वो नोट कर पा रहे थे। तो उनका ये बहुत ही अच्छा उनको ये मिल गया था। और फिर इन्होंने एक बात करी थी लिंकेज ग्रुप की, तो इन्होंने कहा था कि एक लिंकेज ग्रुप होता है, जितने भी लिंक आपस में जुड़े हुए रहते हैं सिंगल क्रोमोसोम से, उसे लिंकेज ग्रुप बोल देते हैं। ये तो खैर अभी हम पढ़ेंगे। तो मॉर्गन ने जब इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया तो मॉर्गन ने ठीक वही चीजें, मॉर्गन को वो मिली ड्रोसोफिला में, जो कि सटन एंड बवेरी ने अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कहा था। ठीक है, जो कि इन्होंने इसको बताया था कि हाँ, क्रोमोसोम्स ही कैरी करके लेके जाते हैं, जीन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट, जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाएंगे। ठीक है, ये सब वहाँ से प्रूफ हो गया था और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एग्जिस्टेंस में आया और ये फिर आगे माना गया। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा। अब इसमें एक चीज आपकी और रह गई है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।
ठीक है, मीन्स कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में एक पॉइंट और रह गया है, एक टॉपिक और हमारा रह गया है, जिसे हम जानते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के नाम से। ठीक है, तो अब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ना एक थोड़े अलग तरीके से अगर हम पढ़ें तो, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से अगर हम पढ़ें तो कैसे रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले आपको बताती हूँ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, एक स्टोरी के थ्रू इसको हम पढ़ते हैं, जो कि जानने में बहुत आसानी हमें रहेगी। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, पहले तो ये जानिए कि हमने कहा कि ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं और हम उनकी तरह सिमिलैरिटी शो करते हैं, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है साथ साथ कि हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, बिल्कुल तो नहीं दिखते ना सेम, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो हमें देखने को मिलते हैं। तो वो डिफरेंसेस कैसे आते हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ना पेरेंट्स की तरह ना ग्रैंड पेरेंट्स की तरह किसी की तरह नहीं होते हमारी कुछ इंडिविजुअलिटी होती है, हमारे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो हमारे खुद के होते हैं, है ना। तो ये कहाँ से आते हैं, तो यहीं ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से ही ये हमें मिलते हैं। ठीक है, लिंकेज और जो रिकॉम्बिनेशन है ये हमें समझाएगा कि कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे अलग कैरेक्टर्स भी शो होते हैं, कैसे एग्जैक्ट सिमिलर हम नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी हम नहीं होते हैं पेरेंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं चलिए कि लिंकेज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिंकेज को बताती हूँ आपको। तो एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन पाए जाते हैं ना, उनके बीच के फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या कह देते हैं, लिंकेज। तो जैसे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, हमने एक क्रोमोसोम की बात करी, इसमें मान लीजिए एक जीन ए है, एक जीन बी है, तो इस ए और बी का जो फिजिकल एसोसिएशन होगा, इन दोनों का जो फिजिकल एसोसिएशन है, इसे हम क्या कह देंगे, लिंकेज। ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जो जीन्स हैं, एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन, अब ये से ऐसा नहीं कि दो ही जीन प्रेजेंट है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट, वन क्रोमोसोम में प्रेजेंट जितने भी जीन हैं, उनके बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है, उनके बीच का जो गैप हम कह सकते हैं, वही क्या है, लिंकेज। कितने टाइटली वो जुड़े हुए हैं, कितने लूजली वो जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं। दूसरी तरफ ये तो हुआ हमारा लिंकेज। दूसरी तरफ अगर हम रिकॉम्बिनेशन की बात करें, तो रिकॉम्बिनेशन में आ जाते हैं दो क्रोमोसोम। यहाँ पे हम सिर्फ एक क्रोमोसोम की बात करते हैं लिंकेज में, जबकि रिकॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो रिकॉम्बिनेशन में हमारे आ जाते हैं दो क्रोमोसोम। टू क्रोमोसोम्स के बीच में जो जीन का जो एक्सचेंज होता है, यहाँ पे तो लिंकेज पड़ा, तो दो क्रोमोसोम्स के बीच में, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, ठीक है, एक जीन ए यहाँ है, एक जीन बी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज होगा, हो सकता है कि ये बी यहाँ आ जाए, हो सकता है ये ए यहाँ आ जाए, हो सकता है ये बी यहीं से खत्म हो जाए, हो सकता है ये ए यहाँ से खत्म हो जाए। तो जो इनका एक्सचेंज है उसे हम क्या कह देंगे, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में टू क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, लिंकेज में ओनली वन क्रोमोसोम्स। ओके, लिंकेज में फिजिकल एसोसिएशन की बात करते हैं और रिकॉम्बिनेशन में इनके बीच में होने वाले एक्सचेंज की हम बात करते हैं। तो आई होप लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ गया है। यहाँ पे जहाँ पे लिंक की बात करते हैं, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। तो चलिए अब एक स्टोरी से मैं आपको समझाती हूँ। ये मान के चलते हैं कि कोई 3 फ्रेंड है, ठीक है, 3 फ्रेंड है, मीन्स अब कोई भी मैं ए, बी और सी नेम उनको दे रही, ठीक है, ये ए है। चलिए अब देखो, ये बहुत अच्छे फ्रेंड, हालांकि तीनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बॉन्डिंग है वो है ए और बी की। ठीक है, ए और बी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और पता है ये रहते कहाँ हैं, ये सब इंडिया में रहते हैं, समझ रहे हैं, हमें से एक कंट्री में, एक एरिया में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक कंट्री में, एक मान लो ये कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के कोई एक जगह में ये रहते हैं। ठीक है, तो सभी एक ही जगह रहते हैं, मतलब एरिया भी इनका एक ही है। तो अब क्या है ना, ये तीनों हैं तो फ्रेंड, लेकिन ए और बी की ज़्यादा बनती है, इन दोनों के बीच में लिंकेज ज़्यादा है और इन दोनों का कम्युनिकेशन भी अच्छा है, बहुत बातें होती हैं, सब कुछ होता है, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन सी चाहता है कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। तीसरा जो पर्सन है, हालांकि इनका ही फ्रेंड है, इन्हीं के आसपास वो भी रहता है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ भी करके इनकी दोस्ती टूट जाए। लेकिन जब तक इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है, जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक ये दोनों एक दूसरे
आपसे सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस इनके बीच में जब तक कम है तब तक ये कभी भी इनको नहीं, इनकी फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। या अगर मैं आपको बोलूं कुछ इस तरीके से, ए बी और सी, ठीक है, या इस तरीके से, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा कि ये सी है, ये ए और बी है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा है, लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमें और एक ही एरिया में रहते हैं। तो सी के लिए इनके बॉन्ड को तोड़ना कितना मुश्किल होगा, मीन्स कि आप दो कोई बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप दोनों के बॉन्ड को तोड़ना किसी तीसरे के लिए कितना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा अगर जब आप के बीच में कांटेक्ट अच्छा है, जब आप एक दूसरे को समझते हो। तो सेम चीजें वैसी ही यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, अब हुआ क्या ना कि दोनों स्कूल में पढ़ते थे, पास आउट हो गए, और एक दिन पता चला कि जो ए है उसका बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है और उसे यहाँ से जाना पड़ा, कहाँ, दूसरी कंट्री में। मान लीजिए ये चले गया ऑस्ट्रेलिया। अब ये चले गया ऑस्ट्रेलिया, तो उस टाइम पे अब क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया ना, डिस्टेंस आ गया तो ये पढ़ाई में बिजी रहने लगा, ये भी पढ़ाई में बिजी रहने लगा, तो इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया, बात नहीं हो पा रही है। अब क्या हुआ, अब ये कहीं और चले गया, मीन्स ये कहीं यहाँ चले गया, ये समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो इस जगह से निकल के दूसरी जगह कहीं चले गया। अब क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि फ्रेंड तो वो पहले से ही थे, ऐसा तो नहीं था कि वो फ्रेंड नहीं थे। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आने की वजह से इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही चला गया, और या कभी कभी इसकी वजह से चला, ये कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करेगा कि वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि वो चले गया, तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन जो था, डिस्टेंस जो था वो इंक्रीज हो गया, कम्युनिकेशन कम हो गया। तो अब इजीली ये क्या कर सकता है, इससे दोस्ती बढ़ा सकता है, सी बी से दोस्ती बढ़ा सकता है, इनके बॉन्ड को इजीली वो कम कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, मुझे ये बताओ। ऑफ कोर्स कर सकता है। तो लिंकेज स्टोरी, अगर मैं लिंकेज की बात करूं स्टोरी के अकॉर्डिंग, तो पहले ए और बी, इनके बीच का जो बॉन्ड, जब तक ये साथ थे, इनके बीच का जो बॉन्ड था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, लिंकेज की कर रहा है ना, लिंकेज की बात करी ना इसने बोला ना, लिंकेज में क्या होता है, जब भी दो क्रोमोसोम अगर सेम, चलिए क्रोमोसोम के बेसिस पे बाद में बात करेंगे, दो दोस्त थे, जब एक एरिया में थे, उनकी लगातार बात हो रही थी, तो उनके बीच का जो बॉन्ड था बहुत स्ट्रांग था। तीसरा जो दोस्त था सी, वो इनके बॉन्ड को नहीं तोड़ पाया, ठीक है। लेकिन जब उन दोनों के बीच में आ गया गैप, यानी कि ए यहाँ और बी यहाँ, इन दोनों के बीच में बहुत गैप आ गया, दूसरी कंट्री में ये पहुंच गए, तो लिंकेज क्या हो गया, वीक हो गया, हुआ ना वीक। तो अगर ए चाहे, मतलब कि ये जो सी है, अगर ये सी चाहे तो इजीली इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट कर सकता है ना, इजीली इनके बॉन्ड को तोड़ सकता है। और जब ए यहाँ से दूर चला गया है, तो अब सी को मौका मिल गया कि वो क्या कर सकता है, इनके बॉन्ड को तोड़ देगा, और यहाँ पे नया, मीन्स कि इस वजह से क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन मीन्स दोबारा से कॉम्बिनेशन हुआ ना, क्रॉसिंग ओवर भी इसे कहा जाता है। कैसे हुआ दोबारा से कॉम्बिनेशन, इसका तो हो रहा है किसके साथ, सी के साथ, तो ये हो गया लिंकेज। लिंकेज यानी कि हमें स्ट्रेंथ की बात बताता है, कितना फिजिकल एसोसिएशन था, पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था कि वो सी वाला ही सी। अब इसको कैसे समझते हैं, अब आप कहोगे कि इससे हम कैसे समझें, तो देखिए दो जीन्स थे, ए और बी, और इसी के साथ एक क्रोमोसोम था सी, ये दो जीन थे, इनके बीच को हम चार, मीन्स कि इसमें से क्या है, ये पेरेंट्स के कैरेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंटल जीन है, जो कि ऑफस्प्रिंग में आने की कोशिश करेंगे, एज इट इज आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये है ऑफस्प्रिंग का, जहाँ पे उसके नए कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑफस्प्रिंग की कुछ अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो चाहेगा कि मैं भी अपनी कुछ इंडिविजुअलिटी को बनाऊं, या मेरी भी कोई इंडिविजुअलिटी हो। तो उस टाइम पे वो कोशिश करेगा कि इन दोनों में से कोई भी एक जीन, या जिस भी जीन की वो चेंज करना चाह रहा है, जैसे कि हेयर कलर की, चलिए हम हेयर की बात हम करते हैं कि ये पेरेंट्स के हेयर हैं जो कि स्ट्रेट हैं,
और ये चाह रहा है कि कर्ली हेयर वाले बाल हों, मतलब कि जायगोट के पास कर्ली हेयर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वो चाह रहा है कि कर्ली हेयर वाले बाल हों। तो उस टाइम पे वो क्या चाहेगा, इसमें से एक जीन जो कि इन दोनों की बॉन्ड की वजह से अगर कर्ली हेयर मिल रहे हैं, तो सी वाला जीन क्या चाहेगा कि इन दोनों का बॉन्ड वो तोड़ दे। तो कुछ ऐसी कंडीशंस को वो यहाँ पे अप्लाई करेगा जिससे कि एक इन दोनों में से या ये क्या हो जाए, साइड हो जाए। अब जब ये साइड हो जाएगा तो अब यहाँ पे जगह खाली हो गई, ये इजीली यहाँ अटैक कर सकता है इसके साथ कंबाइन करने के लिए, क्योंकि है तो वो भी कलर हेयर के लिए ही है ना, दूसरा जीन तो है नहीं, है वो भी किसके लिए, हेयर के लिए ही है। तो वो सोचेगा कि ठीक है, जब मुझे हेयर मिल रहे हैं तो मैं इसके साथ कंबाइंड हो जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब गैप आ जाएगा तो उसे गैप आने के बाद दोबारा से कॉम्बिनेशन होगा, तो रिकॉम्बिनेशन। और जब लिंकेज का मीनिंग है एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट, हमने वही तो बात करी ना, लिंकेज हमने क्या कहा, लिंकेज क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम में, सिंगल क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन्स के बीच का फिजिकल एसोसिएशन, यही तो लिंकेज है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। एक ही जीन में मिल रहा है कि एक ही क्रोमोसोम में दो जीन हैं जिनके बीच के एसोसिएशन की, जिनके बीच के बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्रोमोसोम, अब रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स की यहाँ पे बात करी, दो क्रोमोसोम के बीच में जो जीन का एक्सचेंज होगा, ये जीन यहाँ से यहाँ आएगा तो वो अपने नए कैरेक्टर्स को लेके आएगा। ठीक है, यानी कि जो ए और बी हैं वो है पेरेंटल कैरेक्टर, जो कि एज इट इज आएंगे तो जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वैसे ही होंगे। और जो सी है वो क्या है, वो नया कैरेक्टर है। ठीक है, वो क्या है, जायगोट, यानी कि जो नया ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग के वो कैरेक्टर हैं। अगर ये सेम ऐसे ही जाएंगे तो बच्चों में सेम कैरेक्टर आएंगे, और अगर ये सेम नहीं जाएंगे तो बच्चों में कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। दिखा सकते हैं कि लिंकेज अगर ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इनका बॉन्ड जितना, अब ये ए और बी जीन अगर बहुत टाइटली जुड़े हुए हैं, अगर इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा सही है, मतलब 99% अगर ये, या 100% एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स के साथ अगर ये जुड़े हुए हैं, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा। लेकिन अगर बॉन्डिंग वीक है, वीक केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे को है, वीक बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम पे जो रिकॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि पॉसिबिलिटी कब है, पॉसिबिलिटी तब है रिकॉम्बिनेशन होने की, नए कैरेक्टर्स के आने की, जब लिंकेज कम होगा। पेरेंटल कैरेक्टर में जब लिंकेज कम है तो उस टाइम पे रिकॉम्बिनेशन हाई हो जाएगा। इसी वजह से हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स सिमिलर डिसिमिलर पेरेंट्स से नहीं होते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलरिटी शो करते हैं, और कुछ ही कैरेक्टर होते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, हमारे लिए नए होते हैं, हमारी बॉडी के लिए। तो कैसे होते हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे जीन अगर ऐसे ही वीक होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड अगर वीक होता, तो फिर हमारे पास तो पेरेंट्स के कोई कैरेक्टर आ ही नहीं पाते, सब कुछ चेंज हो जाता। तो इसीलिए कुछ ही जीन्स होते हैं जिनके बीच का क्या है, बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है, और वहां पर कोई एक नए कैरेक्टर को आने का या नए जीन को आने का मौका मिलता है, और एक नया कैरेक्टर उभर के हमारी बॉडी में आता है। तो इसको क्या कह देते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन को ही क्रॉसिंग ओवर कह दिया जाता है। इसके ऊपर आ जा रहा है तो क्रॉसिंग ओवर इसे हमने कह दिया। ठीक है, तो ये हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन था, जिसे हमने एक स्टोरी के थ्रू समझा कि जहाँ पे 3 फ्रेंड्स थे, 2 के बीच में बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तीसरे के साथ थोड़ा दूर था, तो उससे इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं था। लेकिन सी चाहता है कि मैं मेरी भी फ्रेंडशिप हो, मेरा भी बी जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड बने, वो चाहता है, या ए मेरा बेस्ट फ्रेंड बने, वो चाहता है। अब बी बनना चाहेगा, बी को अपना बेस्ट फ्रेंड अगर सी बनाना चाहेगा, तो उस टाइम पे वो क्या चाहेगा कि ए के बीच उसका गैप क्या हो जाए, बढ़ जाए, ए के साथ उसकी बॉन्डिंग कम हो जाए। तो ए के साथ बॉन्डिंग कम हो जाए, उसके लिए कैसे होगा, या तो ए अपनी जगह छोड़ के चले जाए, या उन दोनों के बीच में बेस्ट फ्रेंडशिप सिर्फ दिखावे की थी, या उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं है, इजीली एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो वहां पे क्या हो जाएगा, सी अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो सेम वही चीज है, एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट 2 जीन है, यानी कि 2 क्रोमोसोम है, 2 जीन एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तीसरी जीन उसी के बगल में जो दूसरा क्रोमोसोम है उसमें प्रेजेंट है। तो 2 जीन्स के बीच में बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग है तो सी नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर बॉन्डिंग वीक है तो वो क्या करेगा, कुछ रिएक्शंस करेगा, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, उनमें से उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, और जो गैप आया है उस गैप को कौन फिल करेगा, सी फिल करेगा, और अपने जैसे नए कैरेक्टर्स को वो लेके आएगा, जो उसकी स्पेशलिटी है वो उसमें वो दिखाएगा। तो यही रीजन है कि ऑफस्प्रिंग में कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, कुछ अलग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि उसके अपने कैरेक्टर होते हैं, और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं। तो पेरेंट्स के कैरेक्टर वो कैरेक्टर हमारे पास आएंगे जिनके जीन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी,
और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर वो कैरेक्टर हमारे पास आएंगे, यानी कि नए कैरेक्टर वो आएंगे जब जो जीन्स के बीच में गैप था, दो जीन्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, तो उस टाइम पे एक नए जीन को आने का मौका मिला और उसने अपना नया कैरेक्टर शो किया। ये अच्छा भी है क्योंकि कुछ नए कैरेक्टर हमारे होंगे, इसी वजह से तो वेरिएशन आएंगे ना, इसी वजह से तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर सारे जीन बहुत टाइटली हेल्ड होते तो फिर वेरिएशन तो आता ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आता, हम एज इट इज अपने ही पेरेंट्स के तरह दिखते और एज इट इज वही चलता रहता हमारा। तो ये चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कुछ जीन के बीच का गैप हो, और कुछ जीन के बीच में अगर गैप होगा तो वहाँ पे हमारे लिए अच्छा ये रहेगा कि हमारे नए कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये था जहाँ पे हमने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को समझा, हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करी जहाँ पे जिसको सटन एंड बवेरी ने दिया था, और सटन और बवेरी की जो 1902 में इन्होंने दिया था, और इनकी जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी को या जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया किसने, TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई होता है उस पर एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने पाया कि यस, जैसा सटन एंड बवेरी ने कहा था क्रोमोसोम्स के बारे में कि एक सेल होता है, सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स जीन को कैरी करके लेके जाते हैं, वो भी सेपरेट होते हैं, जैसे कि मेंडल ने फैक्टर के बेसिस पे कहा था। सेपरेट होने के बाद उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अलग अलग पेरेंट्स के एक पेरेंट के जो दो क्रोमोसोम्स हैं, एक पेयर में जो क्रोमोसोम है उनमें से एक पेयर सेग्रीगेट होगा, दूसरे पेरेंट से भी सेग्रीगेट होगा और वो यूनाइट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो जब TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे, तो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें नोट की थी। ठीक है, तो वहाँ से एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया था। और एक रीज़न कि क्यों उन्होंने उसको चूज़ किया था, क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही लिया था, तो क्योंकि उनको ग्रो करवाना, लेबोरेटरी में ग्रो करवाना काफ़ी इजी था। उनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते की होती है, तो वो बहुत सारी जनरेशन की उस टाइम पे स्टडी उनकी कर सकते थे, और साथ ही साथ एक मेटिंग से बहुत सारे नंबर में फ्लाइट्स को वो प्रोड्यूस करवा सकते थे। और 4 पेयर क्रोमोसोम भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 4 ही पेयर थे, और इजीली अलग अलग साइज़ के थे, अलग अलग साइज़ के होने की वजह से उनका स्टडी करना ईजी था। और साथ ही साथ एक क्लियर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है मेल और फीमेल में, जहाँ पे मेल का साइज छोटा और फीमेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत टाइप के हेरिडिटी वेरिएशंस इसमें उन्होंने देखे, लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से भी इजीली वो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, इजीली वो देख पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का इन्होंने के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये पढ़ा था। और हमने सिमिलैरिटीज़ की बात करी थी किसमें, मेंडल के जो फैक्टर थे और क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, और हमने कौन कौन सी जो डिस्कवरी हुई थी मेंडल से पहले, मेंडल के बाद, उनकी हमने बात करी। ठीक है, तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, किसी भी मीन्स की मेल या फीमेल बनने की जो प्रोसेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे होती है, हम कैसे बोलते हैं कि मेल बन रहा है, आखिर उनमें क्या होता है, उनमें ऐसे कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या उनमें कोई स्पेशल जीन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और साथ ही साथ म्यूटेशन के बारे में हमने इसमें बात करनी है, म्यूटेशन की वजह से होने वाले, और साथ ही साथ डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे, तो और पेडिग्री एनालिसिस है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। तब तक के लिए आपको यही पढ़ना है, इसको रिवाइज कीजिए और इसके नोट्स बनाएं। ओके, हैव ए नाइस डे।